हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार आज बात करने वाले हैं CHSL 2025 के जितने भी अभी एग्जाम हुए उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि मतलब आपको देखने ही चाहिए अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यार अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन की। तो देखो यार, इससे ना क्वेश्चन मतलब इजी भी बोल सकते हो, मॉडरेट लेवल बोल सकते हो, मॉडरेट लेवल के बन रहे हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो। देखो, तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इस पे आ रही है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। ये आपने प्रॉपर्टी पाई होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान पे रखना है, जहाँ प्लस रहता है वहाँ पे ये माइनस रहता है और जहाँ ये माइनस रहता है वहाँ पे ये प्लस रहता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसा आता है, इससे जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आता है आपको एक मतलब एक सेकंड, मतलब आपको जो है ना एक इक्वेशन टाइप दी रहेगी। मान लो ए की जगह आपको 0.1 दे दिया, ठीक है, और ऐसे दे दिया 0.22 दे दिया, ऐसे करके दे दिया आपको। और नीचे ये इधर पे फैला के लिख देगा इसको, ये जो है ये चीज़ को, जिससे कि आप इसको खोलो ना जब ये वाली आइडेंटिटी लगा के तो ये कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे से और आपका आंसर जो है बस इतना बचे 0.22। ऐसे दोनों को ऐड करके लिखना रहेगा आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आइडेंटिटी पता रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने अपनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी की। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी में जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। देखो इसमें क्या है, इसमें तीन वेरिएबल आ गए ए बी सी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है, आपको ध्यान होनी चाहिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी और इसकी दोनों सिमिलर आइडेंटिटी हैं, मतलब आपने पढ़ी होगी तो कि अगर अपन इसको लिखना चाहे ए प्लस बी का होल क्यूब तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पर देखो इसमें क्या होता है कि पेपर में आप इतना सॉल्व करने लगते हो पर आप एक कंडीशन चेक करना भूल जाते हो, कहीं ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं है। जीरो रहेगा तो आपको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना कि इसकी कंडीशन अगर ये तीनों का सम जीरो होता है तो डायरेक्ट ही हो जाता है। अब बात करते हैं यार अपनी, ये जो नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आपने अपने 10th 11th में पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या रहती है, दो इक्वेशन दी हैं, ठीक है, आपसे पूछे गए इन दोनों इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस कितने होंगे। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो इक्वेशन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाती है तो जो दोनों इक्वेशन के वो है वेरिएबल्स, उनका जो है रेशो इक्वल होगा, मतलब कि जो एक कॉफिशियंट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। ठीक है, ये दिख रहा है। नो सॉल्यूशन के लिए भाई इनके जो ये वाले कांस्टेंट जो है C1, ये इनके बराबर नहीं होगा, इनके कॉफिशियंट का रेशो सेम होगा पर एक कांस्टेंट जो है ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए भाई दोनों ही बराबर नहीं होंगे। अब ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि होता है कि ये जो दोनों लाइन है ना, दोनों की जो रेशियो सेम है दोनों के कोफिशिएंट्स के, ये दोनों लाइन एक ही है। जैसे लिख दिया मैंने, एक सेकेंड आपको लिख के दिखाता हूँ, 2x + 3y + 6 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ही डबल करके लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय डू 4x + 6y + 12 इक्वल 0। तो ये दोनों लाइन एक ही है, तो इनका मतलब कि एक के ऊपर से ऊपर इम्पोज कर रही है, तो भाई इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कि ये कभी भी मिलेंगे नहीं अपने से एक दूसरे से, तो इन पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसको बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दो लाइन से वो एक ही जगह कट कट कर रही हैं, उसके बाद कहीं नहीं कट कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यार आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, मतलब कि यानी कि जो साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर कुछ भी लिख सकते हो टेन थीटा, तो मतलब होता क्या है, तो ये आपको पता होगा। ये ट्रिक होती है लर्न करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब कि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, जो है साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a फॉर्म। साइन 2 का फॉर्मूला, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं दोनों फॉर्मूले को।
टू साइन ए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये कॉस है। इसका एक और ये टेन वाला फॉर्मूला होता है जो कि यहीं से डिराइव होकर निकलता है, टू टेन है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, वन वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये होता है कॉस टू का, ठीक है। और एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है इसमें, कि मतलब कहाँ पे कौन पॉजिटिव है कौन कहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो भी ये आपके होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं, ठीक है। तो ये भाई साइन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि साइन से भी बहुत सारी इक्वेशन आपको गिवन रहते हैं क्वेश्चन का, उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में सिंपल एंड इजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जैसे कि आपको मान लो ये दे दिया गया एक बिल्डिंग है, ये मान के चलो एसी एक बिल्डिंग है, और आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ ये वाले पॉइंट में खड़े हो, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद इस पॉइंट में खड़े होकर कुछ एंगल बना रहे हो, मान लो बना रहे हो 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप पीछे जाते हो, मान लो 30 मीटर पीछे गए, और यहाँ बी वाले पॉइंट में पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ से फिर देख रहे हो इस बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल बना रहे हो 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस दे दी, ये वाली, इसको कुछ भी मान लो, आप पी करके मान लो, चलो पी ए बी, पी वी डिस्टेंस दे दी, मान लो दे दी 30 मीटर दे दी, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा कि भाई ये हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको सिंपल निकाल सकते हो। आप इसको मानो एक्स, ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को, फिर इस पे लगाओ टेन थीटा, ये वाले बड़े वाले में, फिर लगाओ क्या, इस पे लगाओ टेन थीटा, और दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट तो भाई दोनों के लिए सेम रहेगी, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकल के आएगी, ये डिस्टेंस निकल के आएगी, तो आप फिर ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल में लगाना टेन थीटा, तो आपको डायरेक्ट ये बिल्डिंग की हाइट निकल आएगी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। आगे बढ़ते हैं, तो यार आगे आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेंसुरेशन 2D। उसमें सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और एरिया ऑफ सेक्टर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो लेंथ ऑफ आर्क होती क्या है भाई, लेंथ ऑफ आर्क आपको पता होगा जहाँ तक, कि ये जो सर्कल बनाई, तो मान लो ये एक थीटा एंगल बना रहा है सर्कल यहाँ पे अपनी सरकमफेरेंस में, तो ये जो लेंथ है, ये जितनी ये बना रही है, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, LOC, ठीक है। और ये जो अगर एरिया कवर कर दिया, तो इसको बोल देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, AOS, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना, ध्यान बिल्कुल आसानी से रह जाएगा। तो पहले आप देखो सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है 2πr, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है पर्टिकुलर एक थीटा एंगल का, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 90 कुछ भी, जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, थीटा लिखना है, उसको डिवाइड कर देना है 360 से, क्योंकि देखो ये जो 2πr होती है वो पूरी 360 डिग्री की होती है, ऐसे याद रखो यार, यूनिटरी मेथड, 360 इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब आपको कितने का निकालना है, थीटा डिग्री का निकालना है, थीटा डिग्री का क्या रहेगा, 2πr डिवाइड बाय 360, यूनिटरी मेथड आपने यहाँ इसको भेजा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया थीटा से, तो आपको फॉर्मूला बन गया। तो मतलब आपको बस ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपको अपने आप बन जाएगा, ये प्रोसेस ध्यान में रखना है कैसे निकलता है फॉर्मूला। सिमिलरली आपका एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला ऐसे ही निकलता है, जैसे 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है, πr² होता है, थीटा डिग्री के लिए क्या रहेगा, πr²। यूनिटरी मेथड से इसको नीचे भेजा अपन ने, ये एक यूनिट के लिए हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है थीटा यूनिट के लिए, तो πr² डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो मतलब ये कोई टफ फॉर्मूले नहीं है, आसानी से बन जाते हैं, आपको दिमाग में बस प्रोसेस ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन बन रहा है आपका व्हील रोटेशन का, इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्कल दे दिया गया, और उसकी दे दी गई को रेडियस दे दी गई, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, कि आपको मान लो एक सर्कल दे दिया, इसकी रेडियस दे दी गई R, ठीक है। और फिर आपको बोला कि ये मान लो 100 किलोमीटर तक चलेगा, ये जो चक्का है घूमता रहेगा 100 किलोमीटर, तो उतने 100 किलोमीटर में इस चक्के कितने बार राउंड ले चुका होगा, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन बताना है। तो यार सिंपल है, पहले आप निकालो कि चक्के की भाई वो कितनी थी, सरकमफेरेंस। तो कैसे निकालोगे सरकमफेरेंस, 2πr, ठीक है। 2πr आपको चलाना है कितना, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 100 डिवाइड बाय 2πr, सिंपल है भाई। तो डिवाइड करोगे आप, तो वो आपके नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे, पॉइंट में आएंगे, तो उसको भाई कन्वर्ट कर देना उसको नियरेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी व्हील रोटेशन की। अब और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक एरिया फॉर्मूले। बेसिक एरिया फॉर्मूले भाई आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर के एरिया क्या है, रेक्टेंगल के एरिया क्या है। इसमें क्या होता है ना, कि बोल दिया आपको कि लेंथ ब्रेथ दे दी उसकी रेक्टेंगल की, फिर बोला कि इससे हम स्क्वायर बना रहे हैं,
ठीक है, तो स्क्वायर बना रहे हैं तो जो न्यू स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी? तो सिंपल है, पहले आप इसका एरिया निकालोगे रेक्टेंगल का, फिर सेम एरिया कर दोगे दोनों का। एरिया आपको पता होता है ए स्क्वायर होता है, अंडर रूट कर देना उसका स्क्वायर के एरिया का, तो आपको आ जाएगी साइड। ठीक है, सिंपल बेसिक एरिया फॉर्मूले से आपके शेप ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। अब फ्लोर कॉस्टिंग देखो, इस पे बात करते हैं, फ्लोर कॉस्टिंग क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ किनारे देखना। तो फ्लोर कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं अपन। फ्लोर कॉस्टिंग में क्या है कि आपको दे दिया भाई कि ये आपके पास एक, मतलब कि फ्लोर मतलब ज़मीन है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। अब इस ज़मीन में आपको लगाना क्या है, टाइल लगाना है, और टाइल की आपको दे दी लेंथ और ब्रेथ दे दी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये टाइलें यहाँ पे फिट करनी है इस ज़मीन में। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, इसमें दो तरह क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी और उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इस छोटी टाइल का एरिया निकालना है, एक बड़े फ्लोर का एरिया निकालना है। बड़े फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर देना है छोटी टाइल के एरिया से, तो आपको जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स ये आ गई। फिर आपको दे देगा कि एक टाइल की कॉस्टिंग क्या है। एक टाइल की कॉस्टिंग मान लो कुछ भी दे दी उसने, 100 रुपये दे दी, तो जितनी भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स लगी रहेंगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन 3D। अब मेंसुरेशन 3D काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसको कवर करने के लिए सिर्फ फिर एक ही आपको वो दूंगा, कि मतलब इसके सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। फॉर्मूले कैसे रहेंगे, कोन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हेमिस्फेयर, स्फेयर, सिलेंडर। ठीक है, इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। स्फेयर का फॉर्मूला आपको जरूर देखना है, इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सिलेंडर देखो, इसमें मैं कैसे बताऊं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से ठीक है। अब इनमें से कोन का भी देख लेना, क्योंकि कोन का एक थोड़ा यूनिक फॉर्मूला है, उसमें रहती है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कभी कभी बच्चे कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। स्लांट हाइट क्या होती है, ये देखो आपको बताता हूँ। जैसे ये कोन है, तो ये वाली जो हाइट होती है उसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं, जो रेडियस होती है और हाइट, पाइथागोरस लगाए इस पर तो आराम से निकल आएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही होती है स्लांट हाइट। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया सबका ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जो है मेल्टिंग कॉन्सेप्ट से आते हैं। जैसे कि एक कोन था उसको स्फेयर में बदल दिया, या फिर एक हेमिस्फेयर था उसको सिलेंडर में बदल दिया, ऐसे करके। और दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मान लो आपके पास एक वो था, स्फेयर था, ये स्फेयर था। ठीक है, और इसमें क्या किया इनने कि इसकी रेडियस को 4 गुना कर दिया, तो उसकी वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने आपको स्फेयर का एग्जांपल दिया, आपको ऐसे सिलेंडर का भी आ सकता है कि इसकी हाइट डबल कर दी सिलेंडर की और रेडियस को आधा कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अभी अभी जो एडिक्विटी जब से आई है, प्रिज्म पिरामिड का भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछ रही है। तो इसके भी फॉर्मूले एक बार देख लेना यार, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है अपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री भाई, ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ज्योमेट्री में सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल का रेशियो और छोटा वाला ट्राइंगल का रेशियो क्या होता है, उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो ये ट्राइंगल है, इसका 81 कुछ दे दिया और इसका छोटे वाले का 25 एरिया दे दिया। ठीक है, एरिया दे दिया। अब आपसे बोलेगा कि भाई इनकी साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, तो आप ये फॉर्मूले मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो। मतलब ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख लो, यूज़ आएगी आपको। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट ट्राइंगल की, जो क्या कहती है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें जो एंगल ए है, एंगल ए से जो ए एम जो जा रहा है, ये जो क्या है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या है, ये कौन सा वाला बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर करने के लिए यहाँ पे नीचे गिरा। ठीक है, अब क्या है, इसमें ए एन जो है इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमने ड्रॉ किया ए एन। ठीक है, तो एंगल एम ए एन, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये दोनों के बीच में जो बन रहा है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है एम ए एन बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होती है हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, और ए डी जो है इसके क्या है, एल्टीट्यूड है यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो ए डी स्क्वायर होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, इसके बराबर होगा।
तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये पूछ लेता है एडी की वैल्यू, तो आप आराम से निकाल सकते हो रूट करके एडी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के टाइप मैंने बता ही दिया। फाइन मिसिंग एंगल में आता है, मतलब कि ये प्रॉपर्टीज यूज़ करोगे तो कहीं एंगल पूछ लेगा, कोई भी शेप बना के दे देगा आपको, जैसे कुछ भी दे दी उसमें आपको एंगल पूछेगा, तो यही ट्राइंगल से ज़्यादातर क्वेश्चन एंगल्स के आते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के भी देख लेना आपको अगर लगता हो तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब √3/4 आर स्क्वायर कर, आर स्क्वायर या ए स्क्वायर कुछ भी कह सकते हो, वो करके होता है। तो उससे रेशो वाले कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपने सर्कल्स की। तो सर्कल्स में प्रॉपर्टीज ये हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये सर्कल दे रखा है आपको और एक ई बार का पॉइंट है, इससे ये दो लाइंस कनेक्ट हो रही हैं। तो आपको बताना है कि मतलब बताना रहेगा क्वेश्चन में, अभी मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है, ये पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट है जो इंटरसेक्शन हो रहा है इनका। तो एक्सटर्नल पॉइंट में जो ए ई है, ए ई इंटू बी ई, ये छोटी वाली साइड इक्वल टू सी ई इंटू डी ई, सी ई इंटू डी ई, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि बच्चे क्या कर देते हैं, ये वाली इंटू ये छोटी वाली इक्वल्स टू ये वाली इंटू ये वाली। ये नहीं करना है आपको, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लेना है और यहाँ से यहाँ तक लेना है, और ये वाली पूरी यहाँ से और यहाँ से। इसको एक्सटर्नल इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये है इंटरनल वाला। अब इंटरनल में भी सेम ऐसे ही होगा, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। तो ये ध्यान में रखना है, आपसे कभी भी इनकी लेंथ पूछ लेता है आपको, ये सब दे रखा होता है, एक की लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड दे रखी है और यहाँ से आपके सेंटर से परपेंडिकुलर इसकी हाइट दे रखी होती है कुछ भी, जैसे मान लो 12 दे रखी है और ये दे दी आपको कॉर्ड दे दी कि ये कॉर्ड जो है 10 सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो इक्वल डिवाइड करती है, जो ऊपर से परपेंडिकुलर डलती है यहाँ पे ना, तो ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है कॉर्ड को, ठीक है। तो 10 है मान लो, तो 5 में डिवाइड हो जाएगी, तो 5 ये हो गई 5 और जो 12 ये थी, ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का। तो इसकी लेंथ पूछता रहेगा आपको, मतलब कि रेडियस बताइए सर्कल की, तो ये हो जाएगी आपकी 13। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये डीसीटी और टीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपकी दो टेंजेंट है जो आपको दिख रही है, दो टेंजेंट है, दोनों सर्कल को क्रॉस टच करते हुए जा रहे हैं। टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पर टच करती है, ये हो गया, इससे टच कर रही है और ये इनके दोनों के सेंटर है। तो ये जो लेंथ होती है इनकी, जो भी ये लेंथ होगी, उसका जो फॉर्मूला होता है D² - R1 - R²। मतलब मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R है, तो जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी वो आएगी D² माइनस ये। इसका फॉर्मूला होता है, आपसे क्या करता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दे देगा, आपसे उनके बीच के डिस्टेंस पूछेगा। इसका एक और केस बनता है जब ये दोनों सर्कल आपस में टच करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें भी ये टेंजेंट्स ऐसे इनको टच कर रही हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको भी एक बार अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट हमारा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो सेंटर में सर्कल बनता है वो, ओ सॉरी, जो सेंटर में एंगल बनता है वो, जो सरकमफेरेंस में एंगल बनता है उसका आधा वो डबल रहता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सरकमफेरेंस में एंगल एक्स बन रहा है, तो सेंटर में वो एंगल 2x होगा। इसका अपोजिट भी होता है, यहाँ से अगर कोई ड्रॉ कर दे पर ये x है तो ये वाला भी 2x होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिक्विटी जब से आई है तो काफ़ी स्लोप वगैरह से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप का फॉर्मूला ध्यान रखना है, y2 - y1/x2 - x1। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेन थीटा का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस m2 - m1 1 + m1 m2, ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ लेना है। कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ये कंडीशन होती है जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप बराबर होती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में काम आती है। छोटे क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ सॉल्व वाले नहीं, मतलब स्टेटमेंट वाले कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। अब इस पे ध्यान रखना है यार, आपको एक सेक्शन फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या है, दो आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये केवन है समझो, और इनका रेशो दे रखा है, इस पॉइंट में ये कट करेंगे, इनका रेशो दे रखा है। तो इसको याद कैसे करना है, जो x1 है उसको दे दो ये वाला रेशो x1n, और x2 को क्या दे दो ये वाला रेशो। तो यहाँ पे लिखोगे mx2 + nx2 और दोनों का सम कर दो, ठीक है। ये इंटरनल मतलब डिवीजन हो रहा है इस लाइन का,
इसका एक्सटर्नल वाला भी एक फॉर्मूला रहता है और इसमें क्या है, ये माइनस हो जाता है प्लस वाली जगह पे, ठीक है, दोनों जगह पे, ऊपर नीचे दोनों जगह। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 10th 11th में आपको पढ़ा हुआ, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ईजी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता पर क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो आपको बताता हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। अब ट्राइंगल के लिए लगा कर देख लो आप, 3-2 क्या होता है, 1 इंटू 180, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। नंबर ऑफ डायगोनल्स, इससे कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस की नंबर ऑफ डायगोनल बताइए भाई हेक्सागोनल में, ठीक है। तो हेक्सागोनल में होते हैं 6 साइड, तो 6 यहाँ रखोगे, 6-3 3 6 इंटू 3/2, मतलब 3 3 9 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार यही बताना था आप सबको मैथ्स के बारे में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लोग के बाय।